हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, आज से आपकी सेवा में हम सभी लोग मिलकर एक माहौल ऐसा बनाने जा रहे हैं जहां पर आप एप्लीकेशन पर तो हमसे चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, अर्जुन बैच के अंदर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, और अब यूट्यूब चैनल पर मंडे टू फ्राइडे बेहतरीन तरीके से इसे कंटिन्यूअस रखते हुए, और अभी तो 6 to 8 और 9 10th के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का जो रुक्मिणी पब्लिकेशन से वॉल्यूम 2 आया है, मैं अभी उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद वॉल्यूम 3 आएगा, फिर मैं उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा। ये 10:30 वाली जो सिलसिला है, इसे आप कायम रखना, इसे आप मेरे दोस्त बने रहना, ठीक है? तो चलो, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए, आदित्य राज हैं, संगम हैं, चलिए सभी का मोस्ट वेलकम। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग सेशन को। और आप लोग कहते थे कि सर बाइलिंगुअल क्वेश्चन रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आपके सामने बिल्कुल बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी और सी डी यहाँ पर दो डायमीटर है जो सेंटर पर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमें कहा गया ओडी का मान 7 सेमी है, तो बताइए शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। ये शेडेड जोन का हमसे एरिया मांगा जा रहा है। तो मेरे दोस्त, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे शेडेड जोन का एरिया निकलेगा। अब देखिए ना, इसका ओडी बराबर 7 है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ओडी है ये आपका 7 है। तो आखिर ओडी है क्या? अब आप बताइए। दोनों डायमीटर एक दूसरे को सेंटर पर काट रहा है, इसका मतलब वो है सेंटर। और डी जो है सर्कल के परिधि पर, इसका मतलब ये है कि ये बड़े वृत्त के लिए ये त्रिज्या है, लेकिन ये छोटे वृत्त के लिए क्या है? ये व्यास हो जाएगा। तो बड़े वृत्त की यदि त्रिज्या है तो पूरा का पूरा ओडी जो है वो आपका 7 है, ठीक है। ये ओडी आपका 7 सेमी है। तो ओडी अगर इधर त्रिज्या 7 है तो इधर भी 7 ही होगा, इधर भी आपका 7 ही होगा, और इधर भी आपका 7 ही होगा। तो क्या तरीके होंगे इसको निकालने का? शेडेड जोन एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इस वृत्त का एरिया लीजिए। तो वृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2। ये हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त का एरिया, ठीक है। और अब इसमें किसको जोड़ना है? ई दोनों का एरिया। तो ई दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस पूरे अर्धवृत्त का एरिया निकाल करके उसमें से त्रिभुज को हटा देना चाहिए। तो अर्धवृत्त का एरिया होगा 1/2 ये पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आर के रूप में 7 काम करेगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त का एरिया निकाल लिया, और अब इसमें से इस त्रिभुज का एरिया घटाना होगा। तो त्रिभुज का एरिया 1/2 हो जाएगा। पूरा का पूरा आधार हमारा 14 हो जाएगा, और मेरे दोस्त ऊंचाई के रूप में हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई के रूप में 7 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, ऊंचाई के रूप में 7 हो जाएगा। अब ये देखो मेरे दोस्त, इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या दिखेगा? 38.5 नजर आएगा, और प्लस यहां आप देख लो तो ये आपको 77, और माइनस में ये आपको 49 नजर आएगा, ठीक है। तो यहां से 38.5 और ये मेरे दोस्त आपको 28 नजर आएंगे। तो 8 8 16 66.5 नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 66.5 नजर आएगा, ठीक है। 66.5। आप लोग 66.5 लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। मेरे दोस्त देखो, अब बहुत सारे भाई कटअफ कटअफ कर रहे हैं। मेरे दोस्त अब कटअफ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अब कुछ ही दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे दोस्त सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इस टाइम कटअफ के बारे में कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है। आइए, अब मेरे लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि हमने इस चीज की एनालिसिस नहीं की है, ठीक है ना। कट ऑफ एनालिसिस सर ने किया है, सर आपको बताए भी हैं। ओके,
तो आइए मेरे दोस्त, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 नंबर क्या है, दो वृत्त जिनके केंद्र x और y है, इसकी त्रिज्या 9 और 2 सेमी है। यदि एक्स वाई बराबर 17 हो तथा z r त्रिज्या वाले उस वृत्त के केंद्र हैं जो दोनों वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करती है, एंगल एक्स जेड वाई बराबर 90 हो, तो बताइए x का मान क्या होगा। मेरे दोस्त यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक हमारे पास दो मेरे दोस्त सर्कल है, दो सर्कल। अभी दो सर्कल ऐसे हैं जिनमें एक का सेंटर x है और एक का सेंटर y है। आप सोच रहे होंगे हम दोनों को दूर दूर क्यों बनाए हैं, क्योंकि मेरे दोस्त इस एक्स वाई का लेंथ दिया हुआ है 17 सेमी, ये 17 हो गया, ठीक है। जबकि हमें पता है एक्स सेंटर वाले की त्रिज्या 9 और वाई सेंटर वाले की त्रिज्या 2, तो जब इसका रेडियस 9 है इसका रेडियस 2 है तो 9 और 2 तो हो जाएगा 11। तो जब 9 और 2 हो जाएगा 11 तो फिर बीच में 17, इसका मतलब ये है कि ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं, दूर दूर हैं, क्योंकि रेडियस मिलकर 11 ही होगा दोनों का। जबकि पूरा यहां से यहां 17, इसका मतलब बीच में 6 का गैप चाहिए, इसका मतलब ये दोनों सर्कल दूर दूर है, ठीक है। अब हमें कहा गया कि एक तीसरा सर्कल है जिसका सेंटर जेड है, ध्यान से देखिएगा, एक तीसरा सर्कल है जिसका सेंटर जेड है जो इन दोनों ही सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है मेरे मित्र। एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस जेड है, सॉरी सेंटर जेड है, एक ये सर्कल है जिसका सेंटर जेड है और ये इन दोनों ही सर्कल को बाह्य रूप से टच कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे या अंतः स्पर्श करे तो वैसी स्थिति में दोनों का सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होता है, दोनों का सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है मेरे दोस्त। हमको ये अच्छी तरह पता है कि इसका रेडियस 9 है और इसका रेडियस 2 है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि एक्स जेड और वाई ये आपका 90 डिग्री है। तो मेरे दोस्त अगर ये 90 डिग्री है तब तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। जैसे ही समकोण त्रिभुज हो गया तो आपने समकोण त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसको जब आप 17 देखते हैं तो आपको एक ट्रिपलेट याद आता है, वो ट्रिपलेट होता है 15, 8 और 17, ये ट्रिपलेट होता है। आप यही ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, अगर 90 डिग्री के सामने 17 है तब तो इन दोनों में कोई एक 15 होगा, कोई एक 8 होगा। अब सवाल यह है कि 8 कौन होगा, तो मेरे दोस्त ये तो 8 किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये पूरा 8 होगा तो इतना दूर 9 कैसे हो जाएगा, इसका मतलब यही हमारा 15 है। तो अगर ये हमारा 15 है जिसमें 9 तो ये 6 हो जाएगा, और ये पूरा ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर ये 6 हो गया तो यहां से यहां तक ये भी 6 हो जाएगा, तब तो ये 6 2 8 हो गया और बिल्कुल ट्रिपलेट पर बैठ गया। यानी ये आपका 15 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 17 हो गया। तो ट्रिपलेट पर जैसे ही आपने बैठाया तो आप बताइए तीसरे की रेडियस आप क्या लेकर आ गए, 6 लेकर आ गए। तो तीसरा का रेडियस आपके सामने 6 आ चुका है और 6 इस क्वेश्चन का आंसर है, 6 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। चलो ये था हमारा आज का दूसरा सवाल। आइए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, 73। देखिए 73 नंबर क्या है, कह रहा है कि 16 कोसेक स्क्वायर प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी कॉस स्क्वायर, बी कोसेक स्क्वायर थीटा, बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, साइन वाली तो रूल हमने लिख दिया है। ए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां देखना, ए टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में बी कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर मेरे दोस्त ये दोनों बहुत ही डेंजर हो जाता है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, आपको याद रखना है कि साइन का जो गुणांक है वो कोसेक के गुणांक से जब तक बड़ा या बराबर रहेगा वैसी स्थिति में मिनिमम मान जो होगी वो आपका 2√ab हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही साइन और कॉस का गुणांक जो है
कोसेक और सेक के गुणांक से छोटा या बराबर हो जाएगा तो वैसी स्थिति में मिनिमम मान a प्लस बी होगा। लेकिन टेन कॉट की स्थिति में परिस्थिति जो भी हो यहां पर मिनिमम 2√ab ही होगा। ठीक है, अब आप देखिए आपका जो प्रश्न है वो है 9 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि साइन के गुणांक को a कहें, कॉसेक वाले को b कहें, तो यहाँ साइन का जो गुणांक है वो कॉसेक के गुणांक से छोटा है। तब तो इसका मिनिमम मान क्या होना चाहिए? तो इसका मिनिमम मान a प्लस बी होना चाहिए, यानी कि 25 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। ये था हमारा 73 नंबर क्वेश्चन। क्या कहीं से कोई परेशानी है? नहीं होना चाहिए। चलिए आइए मेरे दोस्त अब इस पर चलते हैं। देखिए ये क्या है। देखिए ये कहता है कि किसी चतुर्भुज के, किसी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल हैं वो एपी में है। इसका सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल का 3 गुना है। तो बताइए सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? अगर चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, तब तो 4 एंगल होगा। और आपको पता होगा कि जब 4 टर्म एपी में होते हैं तो a माइनस 3d, ये हमारा a माइनस डी, ये a प्लस डी और ये a प्लस 3d, ये वाली सिचुएशन चलती है ना। अब देखो मेरे दोस्त, चतुर्भुज के चारों कोण अगर एपी में होंगे तो वो चारों कोण यही होंगे। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, आज अगर हम इन चारों को जोड़ेंगे ना, इन चारों को यदि हम जोड़ेंगे तो 3d माइनस में 3d प्लस में d माइनस में d प्लस में, यानी सीधा 4a बराबर 360 हो जाएगा। तो a का मान अपना 90 हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं। अब कह रहे सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना, तो सबसे बड़ा कोण तो आपका a प्लस 3d है। ठीक है, और सबसे छोटा कोण जो है वो आपका a माइनस 3d है। तो सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, अब यहां से 3a, ये मेरे दोस्त हमारा क्या हो जाएगा? 3a और माइनस में 9d, 9d इस पार आके हो जाएगा 12d और एक a जाके घट जाएगा 2a, यानी कि 6d बराबर होगा a। तो 6d बराबर a और a का मान निकाल चुके हैं 90। तो 6d बराबर 90 तो d का मान हो जाएगा 15। और जब d का मान हमारे सामने 15 हो चुका है, a का मान हमारा 90 हो चुका है, क्या मांगा है? सबसे छोटा कोण बताइए। सबसे छोटा कोण यही तो है, a का मान 90 माइनस 3 गुने 15 है ना भाई। तो यहां से हमारा आ जाएगा 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर 45 होगा। आप में से जिन्होंने भी 45 लाया होगा बहुत अच्छा है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए टिंको मॉडल ए लेके आ रहे हैं। कृष्णा भाई आपकी बात को मैं देख रहा हूं, आपकी बात पर मैं विचार करूंगा। टाइम है नहीं, टाइम निकालना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखते हैं टाइम निकलेगा तो ठीक है, बाकी आप काम कर ही रहे हो। अभी 10:30 बजे मैं आपकी सेवा में बुक सॉल्यूशन स्टार्ट किया हूं, तो मैं आपको बुक कंटिन्यू कराता रहूंगा। अब ये देखो ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके शून्य 3, 5 और -2 हैं। तो बताइए वो त्रिघात बहुपद क्या होगा? अब आपको ये बात पता होना चाहिए, एक त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। ठीक है, जब भी आपको त्रिघात बहुपद लिखना होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, आप यही तो लिखते हो। आप कहोगे हाँ सर। आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद में तीनों शून्यकों का जो योग होता है वो मेरे दोस्त -b/a होता है। ठीक है, और दो दो शून्यक के गुणनफल का जो योग है वो c/a होता है। और तीनों शून्यकों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस में d/a होता है। ठीक है, इसके बाद अगर तीनों शून्यक देकर आपको त्रिघात बहुपद मांग दे तो ध्यान रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू
एक मिनट रुक जाइए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यही है त्रिघात बहुपद। बस इसी पर आप बैठा दीजिए। जैसे ही आप बैठाएंगे तो ये आपका एक्स क्यू हो गया माइनस, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 माइनस 2 हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2 के गुणनफल का योगफल। तो देखो 5 तिया हो जाएगा 15, 5 गुने -2 -10, 3 गुने -2 -6 इंटू एक्स और माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट तो हो जाएगा 15 और दूनी 30। अब आप यहां देखिए एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, ये 15 में 16 जाएगा तो माइनस एक्स होगा और प्लस में 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप में से जितने भी भाई लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे वो आपको पूरा कंसेप्ट, पूरा हर चीज आपको मिलेगा। मेरे दोस्त, आप में से बहुत सारे लोग महाभारत बैच के अंदर जुड़े हो, इसका तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। हमें उम्मीद नहीं था कि अर्जुन बैच के अंदर आपका इतना सपोर्ट मिलेगा। काफ़ी सपोर्ट मिला है और काफ़ी आप लोगों ने भरोसा जताया है, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आखिरी तक ईमानदारी से आपकी तैयारी करवाऊं, जितना पॉसिबल नहीं भी हो सकेगा उसे भी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आइए, क्योंकि इंसान के बस में सिर्फ और सिर्फ कोशिश ही है, तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। आइए मेरे दोस्त, अब इसको देखिए, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक है मेरे दोस्त। ठीक है, कौन सा बुक है वो आपको बता दूंगा। अब ये देखो, बहुत ही सिंपल है, ये हमारे पास यहां पर tan 3x, अब देखो साइन 45 1 बाय, यहाँ ध्यान दो, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 और प्लस में साइन 30 हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि tan 3x बराबर ये हमारे पास 1 है, और आप जान लीजिए कि ये tan में कितने डिग्री का मान, तो मेरे दोस्त ये tan में हमारा 45 डिग्री का मान। अगर tan 3x बराबर tan 45 तो 3x का मान 45, इसका मतलब x का मान 15 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए, आज आप में से जो लोग लाइव नहीं भी हैं, कल आप लाइव जरूर रहिएगा। कल से भारी संख्या में आप लाइव रहेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपकी सेवा करता रहूँगा। अब जैसे देखिए, 4 की पावर x प्लस 1/4 टू दी पावर x बराबर 16 प्लस 1/16। हालांकि 16 प्लस 1/16 का मतलब 16 प्लस 1/16 भी होता है। अरे 16 सहित 1/16 का मतलब 16 प्लस 1/16 ही होता है। ठीक है, अब क्या करें, ऑप्शन से पुट कर लीजिए। एक ऑप्शन तो ये वेरीफाई हो जाएगा, 4 की पावर 2 और प्लस 1/4 की पावर 2 करेंगे तो बिल्कुल 16 प्लस 1/16 हो जाएगा। और एक मेरे दोस्त आपका ये ऑप्शन भी वेरीफाई हो जाएगा। क्यों, 4 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2, तो ये आपका हो जाएगा 1/16 और ये आपका 1/16 जो ऊपर जाके 16 हो जाएगा। आ तो सेम ही चीज गया। इसका मतलब यह है कि x का मान 2 भी यहाँ सेटिस्फाई होगा और x का मान -2 भी सेटिस्फाई होगा। तब तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, मोर देन वन ऑप्शन। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन। आपका कहना था कि मास्टर जी आप बाइलिंगुअल लेके आओ, मैं बिल्कुल बाइलिंगुअल लेकर आया हूं, जिससे कि आपको कोई आपत्ति नहीं हो। अब ध्यान दो, धनंजय जी हैं, खुशबू सिंह हैं, अच्छा, SI कमल नारायण सिंह हैं, टिंकू मंडल हैं, सुनीता जी हैं। चलिए, सभी का वेलकम, सभी का वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है। अब देखिए, फादर और सन के एज का रेशियो 8:3 है। कब, तो मेरे दोस्त ये है 3 years ago, 3 साल पहले। फिर क्या लिखा, 4 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 11:5 होगा, यानी 4 वर्ष के बाद
मेरे दोस्त 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:5 हो जाएगा, 11:5। ठीक है। अब ये देखो, आप ध्यान से देखना, ये प्रेजेंट से 3 साल पहले और ये प्रेजेंट से 4 साल बाद। तो प्रेजेंट से 3 साल पहले, प्रेजेंट से 4 साल बाद, यानी 7 साल का गैप है। तो 7 साल पिताजी भी बढ़ेंगे, 7 साल बेटा भी बढ़ेगा। तो दोनों उम्र में सेम बढ़ेगा, तो रेशियो में भी सेम वृद्धि होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो सेम वृद्धि दिखाइए। अब देखिए ना, 7 साल बढ़ने से पिताजी भी 7 बढ़ेंगे, बेटा भी 7 बढ़ेगा, तो रेशियो में भी समान वृद्धि होना चाहिए था। लेकिन यहाँ 8 से 11 3 की वृद्धि और 3 से 5 2 की वृद्धि, समान वृद्धि नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो फिर बैलेंस कैसे होगा? 8 और 3 का डिफरेंस है 5, 5 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए। 11 और 5 का डिफरेंस है 6, 6 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। अब आप देखिए एकदम बैलेंस हो चुका है। 48 से 55 होना 7 की वृद्धि, या 18 से 25 होना 7 की वृद्धि। यही जो आपको 7 रेशियो की वृद्धि नजर आ रहा है, वही 3 साल पहले 4 साल बाद 7 साल की वृद्धि है। वही आपका 7 साल की वृद्धि है। तो 7 का मान 7 है तो 1 का मान 1 हो जाएगा। और जब 1 का मान 1 हो जाएगा, पिताजी का उम्र पूछा है, 1 का मान जब 1 हो जाएगा तो 48 का मान 48 हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो जब का होता है उम्र तभी का निकलता है। ये रेशियो है 3 साल पहले की, तो ये उम्र भी 3 साल पहले का है। जैसे ही 3 जोड़ दीजिएगा तो वर्तमान में पिताजी आ जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे 51 के। अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। अरे, अरे मेरे दोस्त, मैं इवनिंग में करा रहा हूं ना। दोनों गुरुजी का आनंद लीजिए, दोनों गुरुजी से पढ़िए, आपको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है। तो फिर तो दो में से कोई एक ही चीज हो पाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए दोनों चीज हो रहा है, दोनों चीज पे ध्यान दीजिए। ओके। अब देखिए क्या है, 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 21 आदमी काम करे तो वे इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? वेरी सिंपल। अरे भैया, आप सबको पता होना चाहिए कि मेन इंटू डेज, मेन इंटू डेज जो होता है ये हमारा वर्क होता है। ठीक है। और आपने ये पढ़ा होगा M1D1 और बराबर M1D1 और बराबर M2D2। इसमें कोई परेशानी नहीं। अब देखिए M1, तो 14 आदमी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? अब यहां आप देखिए, M से M चला गया, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 3 से ये 5 बार में, 5 दूनी 10 और बराबर D हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन्हें 10 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है मेरे दोस्त। आइए, सिंपल सा सवाल था, सब लोगों ने कराया। आइए थोड़ा सा अब ढंग का सवाल करें। देखिए ढंग का सवाल क्या है मेरे दोस्त, ये हमसे कहता है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर सामान बेचता है, साथ ही साथ 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो बताइए उसकी वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा? सबसे पहली बात, वो 12.5% की हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब 1/8 की हानि पर बेच रहा है। यानी आज अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो लगाने जाएंगे तो 1/8 की हानि पर बेचने का मतलब 8 का चीज 1 की हानि पर, यानी वो 7 में बेच रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद क्या है कि 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा लेता है 36 ग्राम का, लेकिन वस्तु तौल कर देता है केवल और केवल 28 ग्राम। ठीक है। आइए तो मेरे दोस्त आप इस पर थोड़ा काम कीजिए। जानते हैं, ग्राहक से जो आप लेते हैं वो आपका एसपी है, और ग्राहक को जो आप देते हैं वो आपका सीपी है। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहां से देखेंगे, 7 चौको 28 होगा और 4 9 36 होगा, यानी यहाँ 8 और यहाँ 9। फाइनली 8 का चीज अगर हम 9 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट 1 का बटा सीपी 8 और इंटू 100, ये हमारा 12.5% हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आइए 81 की ओर चलते हैं। देखिए यह है दो लगातार डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट। मेरे दोस्त अगर हम यहाँ पर एमआरपी और एसपी का रेशियो लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट के बाद तो बेचना ही होता है, ध्यान दो, अगर 15% की डिस्काउंट है, इसका मतलब 100 एमआरपी की चीज 85 में बेचने की बात कर रहे हो, है ना। 12% की छूट का मतलब 100 एमआरपी की चीज आप 88 में बेचने की बात कर रहे हो, है ना। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये आपको यहाँ पर 10,000 नजर आएंगे और ये यहाँ पर क्या नजर आएंगे, तो मेरे दोस्त 8 पंचे 40, 8 8 64, 64 4 68, ठीक है, ये आपको नजर आएंगे। तो मेरे दोस्त 0, ये 8, 8 6 14 और ये 6 1 7, यानी आपको ये 7480 नजर आ रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि मेरे दोस्त ये 0 से 0 काट सकते हैं। इवन आप सीधे सीधे बताइए, 1000 का चीज अगर 748 में आप बेच रहे हैं, इसका मतलब आप डिस्काउंट 252 का दे रहे हैं। ठीक है, किस पर, तो मेरे मित्र ये 10,000 पर और इंटू 100, फाइनली आपको ये नजर आएगा 25.2 की डिस्काउंट का। ठीक है, फाइनली ये नजर आएगा 25.2 के डिस्काउंट का। ठीक है, 25.2 की डिस्काउंट का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच। गुरुजी यह वाला डिस्कशन भले ही बंद कर दीजिए, सुबह वाला डिस्कशन आप ही कराइए। अच्छा ठीक है, इस पर हम बात करते हैं, फिलहाल अभी आप काम कीजिए जो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मुझे नहीं लगता आप किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी हो रही होगी, है ना। आप ध्यान दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग काम कर रहे हैं ना मिलकर आपके साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आओ देखो क्या है ये, चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल खरीदने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल्य प्रति केजी क्या होगा, आप बताइए। 20% की कमी का मतलब क्या होता है, 20% की कमी का मतलब होता है 1/5 की कमी है। ठीक है, अब देखो है क्या ना काजल जी, पूरा का पूरा टाइम, पूरा दिन बैचेज रहते हैं और टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है ना, बड़ी मुश्किल से ये टाइम आपके लिए निकाला गया है, इसलिए अभी मैं जो करा पा रहा हूँ आप उसे करो। ठीक है, आने वाले टाइम में जैसे ही टाइम निकलेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपके डिमांड को पूरा किया जाए। ठीक है, चलो थैंक यू। आइए देखते हैं क्या होता है। अब इसे देखो, 20% की कमी, चावल की कीमत में 20% की कमी हो रहा है। ठीक है, तो चावल की कीमत में 20% की जैसे ही कमी हो रहा है, तो 450 रुपये में आज 50 केजी चावल अधिक खरीदने में सक्षम हो पा रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे ही प्राइस में 1/5 की कमी हो रहा है, इसका मतलब पहले प्राइस हमारा 5 था और अब मेरे दोस्त न्यू प्राइस 1 घटकर हमारा 4 हो गया। ये हो गया प्राइस का रेशियो। ठीक है, ये हमारा प्राइस का रेशियो है। अब हम अगर कंजम्पशन की बात करें, यानी कि खपत की बात करें, ये कंजम्पशन का मतलब खपत होता है, तो मेरे दोस्त खपत हमारा 4 से 5 हो जाएगा। यानी प्राइस के इनवर्स रेशियो में खपत होता है। जब वस्तु महंगा होगा तो कम मिलेगा, जब वस्तु सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा मिलने लगेगा। तो देखो वस्तु के सस्ता होने से कितना ज़्यादा मिलने लग गया, तो पहले 4 रेशियो मिलता था, 5 रेशियो मिल रहा है, 1 ज़्यादा मिलने लगा। और यही जो आपका 1 ज़्यादा मिलने लगा ना, वो मेरे दोस्त 50 केजी ज़्यादा मिलने लगा। तो 1 का मान हो जाएगा आपका 50 केजी। ठीक है, तो 1 का मान 50 केजी, तो 4 का मान क्या हो जाएगा 200 केजी। यानी पहले आपको 200 केजी वस्तु मिलता था। ठीक है, हमें ओरिजिनल प्राइस ही मांग रहे हैं। ओरिजिनल प्राइस वो होता है जो कमी होने से पहले, तो प्राइस में कमी होने से पहले यही तो खपत थी, यानी यही जो 200 केजी की जो वस्तु थी वो आपको 450 रुपए में मिल रहा था। इसका मतलब है 2.25 इतना रुपए पर केजी के हिसाब से
आपको मिल पा रहा था, यानी 2.25 ₹2.25 किलो के हिसाब से आपको पहले मिल रहा था। ठीक है, अब नया प्राइस पूछेगा तो न्यू कंजम्पशन के साथ निकाल देंगे। ठीक है भाई, इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान दो। ठीक है, कहीं से किसी को दिक्कत है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अब देखो ये क्या है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि 4620 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक हो तो प्रति प्रति आई मीन प्रत्येक किस्त क्या होगा, इच इंस्टॉलमेंट क्या होगी। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा काम कर रहा है ना, वो 10% काम कर रहा है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि प्रिंसिपल में जो वृद्धि होगी वो 1/10 की होगी। ठीक है, अगर यहाँ हम प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो लेने जाएंगे, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट की तो एक साल में क्या होगा, 10 प्रिंसिपल 11 का अमाउंट, आई मीन 11 का इंस्टॉलमेंट बनाएगा। जब मामला 2 साल का होगा तो इसकी स्क्वायर हो जाएगा, यानी मेरे मित्र 100 से 121, यही हमारे प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो होगा। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है दो इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब इंस्टॉलमेंट इक्वल करना होगा। अब देख लो जरा इंस्टॉलमेंट कैसे इक्वल होगा, यहाँ की इंस्टॉलमेंट 121, यहाँ का इंस्टॉलमेंट 11 है, दोनों को एक जैसा करूंगा ना, तो ये 121 है तो इसे भी 121 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई, उधर 11 से इधर भी 11 से, तो आप इस तरह से देख पाओगे 110 और 100 यानी कि 210, टोटल 210 रुपए की प्रिंसिपल चुकाने के लिए आपने 121 की दो इंस्टॉलमेंट भरा है, जबकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि आपको चुकाना कितना है। आपको चुकाना है मेरे दोस्त, यहां ध्यान से देखो, आपको चुकाना है 4620 रुपए की राशि। ठीक है, तो बताइए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। अगर हमें 4620 रुपए की राशि चुकानी है तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट फाइंड करो, क्या होगा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब यहां पर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हम निकालने जा रहे हैं, आप ही देखिए। तो एक का मान क्या होगा जानते हो आप, ये वो पैसा है प्रिंसिपल जो हमें चुकाना है, और वो हम चुका रहे कितना है 4620। तो हम अगर यहाँ एक का मान निकालेंगे तो 4620/210, 0 0 कटेगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, यानी एक रेशियो का मान 22 होगा। और जब एक रेशियो का मान 22 हो जाएगा तो 121 रेशियो का मान 121 गुने 22, ये 22, 22 दूनी 44 और 2 46, 22 से कम 22 और 4 26। इसका मतलब ये है कि पर इंस्टॉलमेंट 2662 है, पर इंस्टॉलमेंट 2662 है। ठीक है, स्टडी विथ रमन, ध्यान दो मेरे दोस्त। मैंने कहा कि अभी लगातार व्यस्तता थोड़ी चल रही है, जैसे ही व्यस्तता कम हो जाएगी मैं आपकी डिमांड पूरा जरूर करूंगा। ठीक है, आओ अब हम 84 की ओर चले। 84 नंबर क्वेश्चन देखें। देखिए, लिखता है कि एक तालाब की गहराई कितना होगा जिसका आधार 5 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, और इस तालाब में उस तालाब के बराबर पानी आ सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना है। ठीक है, तो बताइए सर इस तालाब की गहराई क्या होगा। अब देखो हमारे पास एक तालाब है, एक तालाब मेरे दोस्त कैसा है, थोड़ा उस पर फोकस करना। एक तालाब हमारे पास कुछ इस तरह का है, तालाब इस तरह का है जिसका बेस जो है ना वो वर्ग के जैसा है। तालाब ऐसा है जिसका आधार वर्ग के जैसा है, और कितना है उसका साइज 5 मीटर भुजा वाला वर्ग है। ठीक है, हमें कह रहा है कि बताइए सर इस तालाब की गहराई क्या होगी, यानी इस तालाब की गहराई हमसे मांगा जा रहा है, और हमें कहा गया कि इस तालाब में एक ऐसे तालाब के बराबर पानी आ सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई 10, 5 और 8 हो। मेरे दोस्त जानते हो, अगर किसी तालाब का पानी इसमें पूरा पूरा आ सकता है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। तो है तो घनाभ, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई बराबर होगा उस घनाभ के जिसका पानी इसमें आ सकता है।
तो देखो उसका उसका लेंथ ब्रेथ कितना है, 10, 5 और 8। बस यहीं से कैलकुलेट कर लो। जैसे ही कैलकुलेट करोगे 5 से 5 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से h बराबर हमारा 16 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख पा रहे हैं कि 16 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पूजा कुमारी हम लेट हैं, महेश्वरी मोटिवेशन प्रणाम, विभाजी हैं, राम अ, जन्मेजय हैं, राज हैं। चलिए सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है, श्रीकांत हैं। मेरे साथियों आप कोई टेंशन मत लो, बड़ी आराम से, क्योंकि मैं अभी घर से लाइव हूँ। अगर 5 मिनट विलम्ब भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं घर से लाइव नहीं होता था तो फिर दिक्कत हो जाता था आने में, और आपको जल्दी जल्दी में कराना पड़ जाता था, ठीक है। इसलिए आराम से पूरे चीज़ को समझते हुए करेंगे, आप एकदम से टेंशन मत लो, ठीक है। लगातार बने रहो। अब देखो मेरे दोस्त ये क्या है, देखिए ये कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी मीडियन है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ए बी सी एक ट्रेंगल है, ए बी और सी एक ट्रेंगल है जिसमें ए डी मीडियन है। अब देखिए मीडियन का काम क्या है, मीडियन का काम है सामने के साइड को मिड पॉइंट पर मिल जाना, यही मीडियन का काम है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन जो है वो ग्रेविटी सेंटर से पास करती है, ठीक है। और ग्रेविटी सेंटर को किससे लिखा है, ओ को ओ से कहा है ग्रेविटी सेंटर को, यानी केंद्रक को ओ से डिनोट किया है। और केंद्रक जो होती है, सेंट्रॉइड जो होती है, वो मीडियन को 2:1 में बांटती है, ये सबको पता है। अब देखिए ना, ओ एओ का मान 10 दिया हुआ है, ए ओ जो रेशियो में 2 है वो 10 सेमी दिया हुआ है, तो 2 का मान 10 सेमी तो 1 का मान 5 सेमी हो जाएगा, यानी ओडी यहाँ पर 5 सेमी हो जाएगा। बहुत आराम से आप निकाल पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्त मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कंसेप्ट आप सीख लो। आप कहोगे सर क्या कंसेप्ट सीखना है, मैं आपको यहाँ पर एक MVVI कंसेप्ट देता हूँ जो आपको काफ़ी काम आएगा, ठीक है। अब देखो वो कंसेप्ट क्या है, कभी भी किसी ट्रेंगल के अंदर, ध्यान देना, किसी ट्रेंगल में देखो ये आपका ये मीडियन है, जाके मिड पॉइंट से मिला, ये एकदम ध्यान से देखते रहना मैं क्या बताने वाला हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका बीई एक मीडियन है और ये आपका सी एफ दूसरा मीडियन है, ठीक है मेरे दोस्त। और अब देखो ये जो आप देख पा रहे हो, ये आपका एक तीसरा मीडियन है एडी, ठीक है। और ये तीनों मीडियन जहां एक दूसरे से मिलेगा यही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको और इनको आपस में मिला देना है। अब आप जैसे ही इसको आपस में मिलाएंगे तो ये पूरा एडी जो है वो 3 पार्ट में बटा, हम मान लेते हैं कि ये ओ पर मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर रिलेशन याद रखना, ये तीनों डिस्टेंस का जो रेशियो होगा ये 312 होगा, 312। यानी कभी ए और ओ जी का, कभी मेरे दोस्त एओ और ओ जी का रेशियो मांग ले तो आप 3:1 कह दोगे। कभी यहाँ पर एओ और जीडी का रेशियो मांग ले तो एओ आपका 3 है और जीडी आपका 2 है, 3:2 कह दोगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए था, ठीक है। आप लोग बाद में जब इसे परमुटेशन क्या लिख क्या क्या लिख रहे हो, महाभारत बैच में परमुटेशन कॉम्बिनेशन कब होगी सरकार, परसों होगी सरकार, परसों कल के बाद, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। अब आओ मेरे दोस्त इसको बढ़ाते हैं आगे, आगे ध्यान से देखना। अरे आप लोग काम कीजिए ना, आप लोग काम कीजिए। आपको याद होगा कि 2.0 के अंदर हमने रात को रात नहीं और दिन को दिन नहीं समझा था, किस प्रकार से आपको लगातार सेवा दिया था। फिर 3.0 के अंदर वैसा ही व्यवस्था आपके लिए रखा, और 4.0 के अंदर आपके लिए व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आगे बड़ी बड़ी फेस्टिवल है जिसके कारण आपका क्लास डिस्टरबेंस हो सकता था। ये किस स्थिति में होता, जब मैं क्लास घर से लेने के योग्य नहीं होता। मैं घर से क्लास लेने के योग्य हूं, आपकी क्लास बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू नहीं होगा। आप बस ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही प्यार बरसाते रहें, और एक से एक चीज मैं आपको देता रहूंगा। आइए इसको देखते हैं मेरे दोस्त। ये 3x² - 27 = 0,
के मूल क्या होंगे। अब आप इसको देखिए, 3x² माइनस 27 बराबर 0 के मूल निकालना है। तो आप 3x² बराबर यहाँ पर 27 होगा। x का मान ये 9 है, तो x बराबर क्या होगा, +-3 होगा। अब देखिए x बराबर +-3 का मतलब ये हुआ कि रूट इक्वल होंगे, रूट का वैल्यू इक्वल होगा 3 लेकिन साइन अपोजिट होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अपरिमेय तो है नहीं। अपरिमेय का मतलब रूट लगा होना, रूट तो लगा हुआ है नहीं। ये कह रहा है बराबर और पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। बराबर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है ना, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, इसलिए इसको कहते हैं इक्वल लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ, अपोजिट साइन के साथ। आओ अब इसे देखते हैं 87 नंबर। देखो 87 नंबर सवाल क्या है आपका। मेरे दोस्त ये कह रहा है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाली सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप देखिए ना, एक वृत्त है और इसके अंदर अगर आप मैक्सिमम साइज का सर्कल खींचते हो, मेरे दोस्त मैक्सिमम साइज का आप सर्कल खींचते हो, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, छोड़िए ना ABCD, नाम हटाइए ना। आप सभी लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये वॉल्यूम 2 वाली जो बुक है 6 to 8 और 9 10th अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से ज़रूर परचेज कर लेना। वॉल्यूम 2 वाली जैसे ही आपके मार्केट में जैसे ही बुक आता है, फिर जब वॉल्यूम 3 आएगी तो उसे भी आप अपने अपने पास रख लेना, ठीक है। चलो, क्योंकि मैं उसी को डिस्कस अभी करा रहा हूँ। ध्यान दो, एक सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर है, ठीक है, ये 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर। मेरे दोस्त एक बात बताऊं, कहोगे क्या, ये एक सिमेट्रिक फिगर है। एक सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज और स्क्वायर, ये सभी एक सिमेट्रिक फिगर है, इनका एक ही सेंटर होता है। आज मेरे दोस्त जो जो सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा वो इस वर्ग के लिए विकर्ण का काम करेगा। आप ही बताइए, अगर रेडियस 14 है तो 14 इधर भी हो जाएगा, 14 इधर भी हो जाएगा, तो पूरा का पूरा डायगोनल कितना होगा। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो मेरे दोस्त आपका 28 सेमी होगा। क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए। तो आप ही देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर का एरिया फाइंड करने जाऊंगा तो क्या बनेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये डायगोनल का स्क्वायर और बटे में 2, ठीक है। तो मेरे दोस्त डायगोनल का स्क्वायर बटे में 2, तो डायगोनल है कितना, 14 14 28, 28 का स्क्वायर 784 और बटे में 2, ये आपका 392 हो जाएगा। तो 392 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आओ आओ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमसे मीडियन मांग रहा है। मीडियन कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए सबसे पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाना होगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास 0.5 है, ये हमारे पास 0.7 दूनी 14 और 7 अठे 56, ये हमारे पास 0.75 है, ये हमारे पास 0.33 है और ये हमारे पास 0.6। 8 6 के 48, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, ठीक है। अगर मैं इसे सजाने की बात करता हूँ, अरे क्यों सजाना, टर्म देख लो कितने हैं, 3 और 2 5। अगर मेरे दोस्त नंबर ऑफ टर्म 5 हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो इस स्थिति में जो मीडियन होता है वो मेरे दोस्त कुछ और नहीं, n+1/2th टर्म होता है। n है 5, 5 + 1 6, 6/2 यानी थर्ड टर्म ही आपका मीडियन होगा। इसका थर्ड टर्म देख लो, है ना, या तो छोटे से देख लो या बड़े से देख लो, ठीक है। तो सबसे छोटा तो मुझे ये दिख रहा है, इसके जस्ट बाद मुझे ये दिख रहा है और इसके जस्ट बाद मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो यही हमारा तीसरा टर्म होगा, I mean 0.5 इसका मीडियन हो जाएगा, 0.5 इसका मीडियन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। सुनीता जी हैं, सुप्रिया जी हैं, संजीव जी हैं, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। संजीव बाबा एकदम बाइलिंगुअल करके मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आप क्यों घबरा रहे हो, मत घबराओ कोई भी, ठीक है, यहाँ है ना बाइलिंगुअल आपकी सेवा में। चलिए श्रीकांत,
समझते हैं, इसको देखते हैं ये क्या है मेरे दोस्त। ये सेक 70 इंटू साइन 20 और प्लस कॉस 20 इंटू कॉसेक 70। आप एक को चेंज कर दो ना, फिर देखो क्या होता है। अगर आप मेरे दोस्त ये सेक आपके पास 70 है, एज इट इज रहने दो। अगर आप साइन 20 को चेंज करोगे तो ये कॉस 70 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस 20 को एज इट इज रहने दो। आप कॉसेक 70 को बदल लो, इसको बदलोगे तो आपका सेक 20 हो जाएगा, है ना। थीटा समान कॉस इंटू सेक 1 होता है। थीटा इक्वल होने पर कॉस इंटू सेक 1 होता है। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। सोचने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये क्लास डेली होगी, डेली डेली। चलो अब इस पर बात करते हैं और देखते हैं ये क्या है। देखिए ये कह रहा है कि 5 की पावर 16 को और 5 की पावर 25 को जब 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर R1 R2 आएगा। तो R1 प्लस R2 बाय R2 का मान क्या होगा। अब आप ये देखिए 5 की पावर 16 को जब हम 6 से भाग देंगे तो सबसे पहले 5 को 6 से भाग देंगे तो -1। अब -1 की पावर इवन नंबर है +1, यही आपका रिमाइंडर हो गया R1, ठीक है। अब 5 की पावर 25 और इसमें भाग देंगे 6 से, तो 5 से 6 से जब 5 में भाग देंगे तो -1। अब -1 की पावर 25 जो हो जाएगा -1, ठीक है। अब याद रखना जब आपका रिमाइंडर नेगेटिव हो जाए तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिविजर भाजक में से नेगेटिव रिमाइंडर के सिर्फ वैल्यू को घटाते हैं, चिन्ह को नहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका R2। क्या चाहिए, R1 प्लस R2। तो मेरे दोस्त R1 आपका 1 है, R2 आपका 5 है और बटे ये आपका 5 हो जाएगा R2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 6/5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ओके मेरे दोस्त। चलिए अरुण जी हैं, पंकज प्रियदर्शी कह रहे हैं कि सर ये क्लास डेली चलेगी क्या। हाँ मेरे दोस्त ये डेली चलेगी आपकी, मंडे टू फ्राइडे। इसलिए आप लोग 10:30 पर हमारे साथ लाइव आना और हम सभी मिलकर एक बेहतरीन माहौल बनाते हैं, ठीक है, तैयारी का, जहां सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की ही बौछार होनी है। अब ये देखिए कह रहा है कि AP 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 होगा। मान लेते हैं nth टर्म 78 होगा, nवा पद 78 होगा। तो nवा पद a प्लस n-1 इंटू डी ही तो होता है। अब देखिए ना a हमारे पास 3 है, ये n-1 हो गया इंटू डी, तो 8 में से 3 गया तो 5, ये हो जाएगा 78। अब यहाँ से n-1 3 जाके घटेगा 25, 5 से कटेगा मेरे दोस्त 15, इसका मतलब n का मान हो जाएगा 16। तो आप कह सकते हैं 16वीं पद इसका 78 होगा। जो भी 16वीं पद लेके आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अर्जुन बैच आ चुका है मेरे दोस्त और उसमें आपके बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, ढेर सारा प्यार और स्नेह आपका मिला है। उसमें टाइम एंड वर्क टॉपिक हमने कंप्लीट किया है और टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक अर्जुन बैच के अंदर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आज ही स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग में से जो कोई भी अभी तक अर्जुन बैच के अंदर नहीं है वो अर्जुन बैच के अंदर जरूर आ जाए। जिन्हें प्रैक्टिस सिर्फ करना है, जिन्हें कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करना है वो महाभारत बैच के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए ये क्या है, वृत्तीय माप में 11 डिग्री 15 मिनट, वृत्तीय माप में 11 डिग्री 15 मिनट माप वाले कोण का कितना मान होगा। और ऑप्शन देख रहे हैं कि रेडियन में दिया हुआ है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन और बटे में 180 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 11 जो डिग्री में है उसे एज इट इज रहने दीजिए। बस ये जो 15 मिनट है ना मेरे दोस्त, 15 मिनट, इसको 60 से जैसे ही भाग दे दीजिएगा, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखिए 15 एकम 15, 15 चौके 60, 44 और 1 45, 45 और बटे 4 इतना डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए आपको पता है, ठीक है, कि डिग्री में अगर हम पाई बाई 180 से गुना कर दें तो ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बस आप देख लीजिए पाई बाई 16 इतना रेडियन हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे दोस्त ऑनलाइन में डिस्काउंट वाली सिस्टम तो होती नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए मैं असमर्थ हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। आओ आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको देखते हैं ये क्या है। देखिए ये हमें कहता है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z, ठीक है। अब ये देखना 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अब आप यहां पर देखिए ये तीनों आपस में बराबर है। आपको कह रहा है कि ऑप्शन के अंदर कौन सा वैल्यू होगा। आप एक काम कर लो मेरे दोस्त, जब ये सभी बराबर है तो सभी को के बराबर कर दो और बारी बारी से के बराबर करो। अब 2 की पावर x बराबर अगर के है तो 2 बराबर होगा के की पावर 1/x। 3 की पावर y बराबर के है तो 3 बराबर होगा के की पावर 1/y, ठीक है। और उसी तरह से मेरे दोस्त ये 12 की पावर z बराबर अगर के है तो 12 बराबर होगा के की पावर 1/z। अब आप देख सकते हैं ये 12 को ऐसे दो टुकड़े में तोड़िए जो कि 2 और 3 के फॉर्म में टूटे, तो देख लीजिए 12 का मतलब क्या है, 4 और 3 12 बराबर के की पावर 1/z। अब ये देखिए 2 के जगह पर के की पावर 1/x रखेंगे और इसका स्क्वायर इंटू 3 के जगह पर के की पावर आप 1/y रखेंगे और बराबर के की पावर 1/z। अब यहां देखिए आधार समान है, गुना में पावर जुटेगा, 1/x प्लस 1/x इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2/x और प्लस इसका आपका 1/y होगा बराबर के की पावर 1/z। बराबर के दोनों तरफ बेस इक्वल हैं तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1/y और माइन बराबर, हाँ ध्यान देना, बराबर 1/z। तो मेरे दोस्त बेस इक्वल तो पावर इक्वल, देखो ये किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, आपको ये एक जगह पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे भाई ने लेकर ये आया होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। स्टेट में 107 मार्क्स आ रहा है चलो वेरी गुड। न्यू बैच आने वाला है टीजीटी का, महाभारत बैच ही न्यू बैच है, ठीक है, ओके। उसके अंदर ढेर सारा वीडियो जो आपको दिख रहा है ना वो कॉमन पेपर का वीडियो है, कॉमन पेपर का, ठीक है। मैथ्स तो अभी 29 जुलाई को स्टार्ट ही हुआ है। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए ये क्या है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि एक पहिए वाले खिलौने का व्यास, एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेमी है, 15 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, एक चक्कर में जो उसकी परिधि होता है, अब परिधि तो पाई डी होता है, पाई का मतलब 22/7 और डी है मेरे दोस्त 14, हो जाएगा 44। अगर एक चक्कर में 44 सेमी की दूरी तय कर रहा है तो सोचिए 15 चक्कर में क्या होगा, 44 गुने 15 यानी कि 660 सेमी, तो 660 सेमी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब आओ बढ़ते हैं 95 की ओर। देखो 95 क्या है मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है कि 5,7 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले तो आप ये देख लो मेरे दोस्त, 5,7 है, 5,7, ठीक है। अब 5,7 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर आप इस पर लंब डाल देते हो तो ये आपका 7 हो जाएगा और या सॉरी ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये x कोमा y होता है, ठीक है, पहला मान x का दूसरा मान y का। तो हमसे कहा है कि y अक्ष से दूरी, सॉरी किससे, x अक्ष से दूरी। देखो x अक्ष यही ना है आपका, x का पॉजिटिव x का नेगेटिव है ना, x का पॉजिटिव x का नेगेटिव, तो x एक्सिस से दूरी यही है जो कितना है 7।
तो मेरे दोस्त एक्स अक्ष से दूरी आपका 7 है। अगर वाई अक्ष से दूरी बोलता तो मेरे मित्र ये दूरी है वाई अक्ष से, जो कि कितना है आपका 5 है। ठीक है, तो वाई अक्ष से 5, एक्स अक्ष से 7। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलो एक्स अक्ष से दूरी आपने 7 कह दिया। वाई अक्ष से दूरी यहां पर पूछता, अगर वाई एक्सिस से दूरी पूछता तो 5 बोलते, वाई एक्सिस से दूरी 5 है। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूं, बहुत ही अच्छे से आप ध्यान देना। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत काम देगा आने वाले टाइम में। क्या काम देगा? अब ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, इसे मेरे दोस्त ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, ये आपका ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट। ठीक है, जिसे आप कोटि कहते हैं, कोटि। ठीक है, और मेरे दोस्त आप यहां देखो, ये आपका ऑर्डिनेट है जिसे आप कोटि कहते हैं। और मेरे दोस्त यहां देखो, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसे आप क्या कहते हो? ध्यान देना, एक्स एक्सिस को आप क्या कहते हो? ये है एबसीसा, एबसीसा, जिसे आप भुज कहते हो। ठीक है, तो एक बात याद रखना, कहोगे क्या? जब कभी भी आप वाई एक्सिस से दूर जाओगे तो वाई एक्सिस से दूरी क्या होता है? वाई एक्सिस से दूरी मेरे मित्र पता है आपको, वाई एक्सिस से दूर जाने पर एक्स का मान बढ़ता है और एक्स के मान को भुज कहते हैं। तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखना, वाई एक्सिस से दूरी जो है वो भुज कहलाता है, एबसीसा कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप एक्स एक्सिस से दूर जाओगे तो वाई का मान बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है, एक्स एक्सिस से दूर जाने पर वाई का मान बढ़ता है, जिसे कोटि कहते हैं, जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ये बात अच्छी तरह से मेरे दोस्त आप ध्यान रखना। टीजीटी बीसी 102 है, कोई उम्मीद है? हाँ भाई, बिल्कुल उम्मीद है। अगर जिसका बीसी है 102 है तो उसका तो हो ही जाना है। ठीक है, आओ, लगभग तो लग रहा है कि आपका तो हो जाएगा, है ना? आप परेशान मत होइए। आओ मेरे दोस्त, अब इसको देखते हैं, ये क्या है। देखिए, एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है, कहता है कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर एक सिक्का 4 बार उछाला जाएगा तो टोटल घटना तो 16 हो जाएगा। अब 4 सिक्का, ध्यान दो, एक सिक्का को 4 बार अगर आप उछालोगे और आप कह रहे हो इन चारों में से किसी 2 पर आपको हेड चाहिए, तो 4 में से किसी 2 पर हेड चाहिए, तो आपका अनुकूल परिणाम यही हो गया, बटा टोटल परिणाम कितना? 16। इसको सॉल्व करेंगे, 4×12 ये 6 हो जाएगा, 6/16, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3/8 होगा। तो आइए, 3/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप में से जिनका भी 3/8 हारा होगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, ध्यान दो मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं, ये क्या है अपना। अब देखिए, ये 7 कह रहे कि 7 का वह सबसे छोटा मल्टीपल बताइए जिसमें इन सब से भाग दूं तो प्रत्येक दशा में 4 रिमाइंडर आएगा। अब आप ही सोचिए, इन सब से भाग दें और 4 रिमाइंडर आए, वो नंबर क्या होना चाहिए? वो नंबर इन सब से डिविजिबल होने वाली, यानी इनके एलसीएम से 4 ज्यादा। आपको पता है, इन सब से डिविजिबल होने वाली से 4 ज्यादा होगा, तभी तो 4 रिमाइंडर आएगा। अब रही बात इन सब से डिविजिबल होने वाली नंबर, इनका एलसीएम होगा और इनका एलसीएम हो जाएगा 90। 90 + 4 यानी मेरे दोस्त 94। यही वो नंबर है जिसमें इन सब से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। लेकिन क्या वो 7 का मल्टीपल है? नहीं। 7 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए, तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो अब 7 का मल्टीपल बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए आपको अपने एलसीएम के किसी मल्टीपल से 4 ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि एलसीएम का कोई भी मल्टीपल इन सब से डिविजिबल होगा। 4 रिमाइंडर चाहिए तो 4 ज़्यादा रखना होगा। अब हम ये कर क्यों रहे हैं? 7 का मल्टीपल बनाने के लिए। अगर आपको 7 का मल्टीपल बनाना है तो आप इनमें से 7 का मल्टीपल हटा दीजिए, तो 7 से इसमें भाग दीजिएगा 84।
ये 7 का मल्टीपल है, बच कितना जाएगा 6 के और प्लस में 4। अब आप देखिए मेरे दोस्त, ये तो आपका 7 का मल्टीपल है, बस इसको 7 का मल्टीपल बना दो। अब देख लो ना, यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो भी नहीं, 2 रखेंगे तो भी नहीं, 3 रखेंगे तो भी नहीं, 4 रखेंगे, 4 रखने से काम चल जाएगा, क्योंकि 24 और 4 28, बिल्कुल 7 से कट जाएगा। यानी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो नंबर होगा वो आपके एलसीएम के चौथे मल्टीपल से 4 ज़्यादा, यानी 364। मेरे दोस्त, आप चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते थे, आप यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, 4 रिमाइंडर चाहिए, यानी डिविजिबल होने से 4 ज़्यादा है, तो 4 हटा दीजिए। अब 4 हटा देने के बाद ये मेरे दोस्त क्या इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए, तो सबसे डिविजिबल तो सभी ऑप्शन है ना। तो फिर वैसी स्थिति में 7 का मल्टीपल देखना पड़ता, 7 का मल्टीपल देख लेते कौन 7 से कट रहा है, तो 7 से तो 364 ही कट रहा था, इसलिए हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन मैं मेथड से नहीं भी बनाता, ऑप्शन से ही बना देता, लेकिन मेथड इसलिए सिखा दिया क्योंकि आज छोटे छोटे नंबर है, चलो अच्छी बात है। बड़े और पेचीदे नंबर होंगे, कुछ और पूछ लेगा यहाँ पर, कह देगा बताओ कि नंबर के सैकड़े स्थान पर क्या होंगे, नंबर के दहाई स्थान पर क्या होगा, तो नंबर के सैकड़े के स्थान पे 3 होगा, दहाई के स्थान पे 6 होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछ लेंगे तो आपको इस तरीके से ऑपरेशन करना होगा, तो आदत रहेगी तभी तो ऑपरेशन कर पाओगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त बात इसकी करें, ये क्या है हमारा, देखिए ये हमें कह रहा है कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो बताइए भुजाओं की संख्या क्या होगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉलीगन में एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर मिलकर 180 होता है। आज हम देख रहे हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो डिफरेंस है वो हमारा 36 डिग्री का है। ठीक है, चूंकि हमें एंगल चाहिए इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे दोस्त एक्सटीरियर निकाल लीजिए। तो इंटीरियर चला गया, ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर, और इधर देखो 144, तो एक एक्सटीरियर आ जाएगा 72। जानते हो जब किसी बहुभुज के एक बहिष्कोण आ जाए ना तो कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री में एक बहिष्कोण से भाग देना है, तुरंत पता चल जाएगा उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर 5 आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीके होंगे, बाकी एक तरीका ये भी है क्या, n-2 इंटू 180 और बटे n, ये हुआ प्रत्येक अंतःकोण, 360 डिग्री बटे n है प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक इंटीरियर एंगल प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल से 36 डिग्री ज़्यादा है। आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। जैसी जोर्स आप जैसे करना चाहते हो। आज खिलखिला रहे हैं गुरुदेव, क्या बात है मेरे दोस्त। आप लोगों ने ही मुस्कुराने की बात की थी ना कि आप मुस्कुराते नहीं हैं, आप हमेशा गुस्सा में रहते हैं। अच्छा लगता है आप लोग इतनी रात को जगे हो, इतनी रात को लगातार हमारे साथ बने हुए हो, ये हमारे लिए गौरव की बात है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखो ये क्या है, एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर है, चौड़ाई 3.75 मीटर है, फर्श पर 800 रुपये प्रति मीटर की दर से स्लैब बिछाने का खर्च क्या होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, फर्श का एरिया ले लेना है। तो फर्श का एरिया हो जाएगा लेंथ और इनटू विड्थ, ये हो गया फर्श का एरिया। इतना मीटर स्क्वायर फर्श का एरिया, इसी पर आपको क्या करना है, स्लैब बिछाना है। क्या कॉस्ट है, तो आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर स्लैब बिछाने का कॉस्ट 800 रुपये है, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा कॉस्ट आ जाएगा। अब यहाँ देख लो, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है ना। अब ये 8 पंचे 40 और 4 44 और गुने में ये 3 से 375। आप मेरे दोस्त इसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब देख लो कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। ये तो 11 का मल्टीपल है नहीं, 11 का मल्टीपल ये है और ये है। अरे 11 छोड़ो ना, 4 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त यहाँ पर आप सभी लाए होंगे। कौन सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए आया, ऑप्शन नंबर सी आया, क्या आया भाई, जल्दी से बताओ सभी लोग। बहुत अच्छे, बिल्कुल मेरे दोस्त, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो या थोड़ा डीएस लगा लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन बीपीएससी है, थोड़ा होश में ही काम करना पड़ता है, क्योंकि जब तक कंफर्म आंसर नहीं आए और हम लगा देते हैं तो बहुत परेशानी हो जाता है। ठीक है ना,
देखिए, ये मेरे दोस्त 100 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे कि मिल्क के दो डिब्बे में 25% और 50% पानी है। 12 लीटर दूध प्राप्त करने के लिए दोनों डब्बे से कितना दूध निकाला जाना चाहिए ताकि उसमें मिल्क और वाटर और मिल्क का रेशियो 3:5 हो जाए। अब आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे भाई? मुझे ये बताओ कि पहले पहले डब्बे में पानी कितने हैं? 25%। इसका मतलब दूध कितना होगा? 75%, यानी 3/4। दूसरे डब्बे में पानी कितने हैं? 50%, तो दूध भी होगा 50%, यानी कि 1/2। आप कहोगे हाँ। मेरे दोस्त, मिलाने के बाद 3:5 ये वाटर और मिल्क हो रहा है। यहाँ पर अगर मिल्क की मात्रा निकालूंगा तो 5 और अपॉन 8 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, पहले पहले बर्तन में मिल्क, दूसरे में मिल्क और तीसरे में मिल्क में 5/8 देख रहा हूँ। ठीक है भाई, तो एक काम कर लो आप, डिनोमिनेटर सेम कर लो ताकि आपको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। चलो, मैंने डिनोमिनेटर सेम सेम कर दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 5 और 4 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का? तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। अब ये 1:1 का मतलब क्या है कि दोनों से आपको बराबर बराबर मात्रा में लेना होगा। तो चूंकि आपको 12 लीटर प्राप्त करना है, तो दोनों में से आपको 6 6 प्राप्त करना होगा। ठीक है, दोनों में से आपको 6 6 प्राप्त करना होगा। क्या बोल रहे हो? गुरुजी, चश्मा वाला की कुछ बोल दीजिए। अरे नहीं यार, ऐसा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ना? एकदम बिल्कुल कोई नाराज नहीं है, मैं भी नाराज नहीं हूँ। ठीक है ना? आप बस काम कीजिए ना, ईमानदारी से काम कीजिए। जितने भी लोग हैं, श्रीकांत हैं, आप बीच बीच में जो कंसेप्ट देते हैं ना। अच्छा, अरे कोई नहीं मेरे दोस्त, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कंसेप्ट दूंगा, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है ना? अब चलो, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या है। अब ये देखिए, यहाँ पर मेरे दोस्त हमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, बहुत काम का चीज़ है ये। अब देखो ना, हमारे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये सी, ये ए और ये मेरे दोस्त हमारे बी हो गए। ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी पर 90 डिग्री है। ओके, हमें क्या कह रहा है कि पी जो है वो सी से ए बी पर परपेंडिकुलर है। ये देखिए, सी से ए बी पर परपेंडिकुलर जो है ये मेरे दोस्त हमारा पी है। ठीक है भाई, इसके बाद ए बी बी सी ए और बी है। ए बी कितना है? हमारा सी है, इसे मेरे दोस्त हमें सी कहा गया है। ओके, कोई बात नहीं। और फिर मैं देख रहा हूँ कि ओ सॉरी, ए बी को सी कहा गया, वेरी गुड। बी सी को ए कहा गया है, तो चलो बी सी हमारा ए हो जाएगा। और सी ए को बी कहा गया है, तो सी ए हमारा बी हो गया है। अब हमें कह रहे हैं कि बताओ इनमें से क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या? किसी एक ही ट्रेंगल का एरिया हम दो तरीके से निकालें, तीन तरीके से निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मेरे दोस्त, एक ही ट्रेंगल का एरिया है, कई तरीके से निकालो, एरिया तो एक ही आना है। अब जैसे इसका एरिया मैं निकालूंगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, फिर इसी का एरिया मैं निकालूंगा 1/2 और इसे मैं बेस मानता हूँ, तो ये मेरा सी होगा और ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा पी हो जाएगा। तो 1/2 पी इंटू ए, 1/2 सी इंटू पी, ये दोनों ही एरिया एक ही ट्रेंगल का है। ठीक है भाई, इसलिए ये आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पर ये ए बी और बराबर सी पी होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ए बी और बराबर सी पी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं आपको एक और कंसेप्ट दे देता हूँ मेरे दोस्त, इन तीनों में एक संबंध होता है, क्या? 1/p² बराबर 1/a² और +1/b²। ये जरूर ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ राइट एंगल ट्रेंगल की जब बात आएगी तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये हमारे पास एक बेस है, एक यहाँ पर टावर खड़ी है और एक यहाँ पर टावर खड़ी है। क्या हुआ मेरे दोस्त जानते हो? इसके टॉप को इसके फुट से मिला दिया, इसके टॉप को इसके फुट से मिला दिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये अगर मेरा x है, ये अगर मेरा y है और मेरा z है, तो इन तीनों में भी रिलेशन होता है 1/x + 1/y बराबर 1/z। इस रिलेशन को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आने वाले टाइम में आपको ये काम देगा।
ठीक है मेरे दोस्त। चलो, ये हमारा 101 है। चलो 102 की ओर आते हैं। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको डायरेक्ट ऑपरेशन कर दो ऐसे। ये देखो ना, सेम बेस है, सेम टर्म दिख रहा है ना, सेम जैसा, एकदम एक जैसा टर्म दिख रहा है। तो इंटीजर का इंटीजर से, डेसिमल का डेसिमल से कर लो। बताओ, 3 में 2 गया, एक एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 36 में 33 जोड़ेंगे 69, 69 में 5 अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 64, यानी 2.64 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको कोई भी बट्टा उठा में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? डेसिमल से पहले एक डिजिट था, डेसिमल के बाद, अरे डेसिमल के पहले कुछ हो उससे मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद दो दो डिजिट और दोनों पर एक रिंग था। तो सेम बेस के सारे टर्म थे, डायरेक्ट ऑपरेशन कर लिया, इंटीजर को इंटीजर के साथ, डेसिमल को डेसिमल के साथ। ठीक है ना, आप आराम से कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूपी से हूँ, आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम पटना की धरती से। नवीन कुमार सिंह चैनल पर मैं अमरजीत कुमार आपका वेलकम करता हूँ और सदैव करता रहूँगा। आओ देखो, 30% फल बेचने के बाद एक फल विक्रेता के पास 140 फल बचते हैं। अगर कोई 30% फल बेच लेगा तो 70% ही फल बचेगा, तो 140 है। 1% का मान दो, तो उसके पास इनिशियल में 100% रहा होगा, तो 200 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं, ये क्या है मेरे दोस्त। ये कह रहा है कि पी और क्यू की आयु 50 और 40 है। कितने समय पहले उनकी एज का रेशियो 3 और 2 था। अब देखो, अभी जो उम्र है 50-40 है, कितने साल पहले 3-2 था। 10 साल पहले करेंगे 3-2 नहीं हो पाएगा, 20 साल पहले करेंगे हो जाएगा। अगर 20 साल पहले ले जाऊंगा ना दोनों को, तो ये 30 के हो जाएंगे, ये 20 के हो जाएंगे। रेशियो लूंगा तो बिल्कुल 3:2 के हो जाएंगे, यानी 3:2 के होने के लिए इनको 20 साल पहले ले जाना होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 105। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 5 क्वेश्चन और बचा है, प्यार से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, एक बेलन की ऊंचाई h है, उसके आधार की परिधि के बराबर है। अब देखिए ना, बेलन की जो ऊंचाई है, मेरे मित्र ध्यान दो, बेलन की जो ऊंचाई है वो h है। कह रहा है कि बेलन के आधार की परिधि भी ऊंचाई के ही बराबर है। मतलब बेलन की ऊंचाई, सिलेंडर की हाइट h है, साथ ही साथ सिलेंडर के बेस का जो पेरीमीटर है वो भी h है। तो कह रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr, 2πr h ही तो होता है। तो 2πr भी h है और h भी h है, फाइनली h² हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका h² हो जाएगा। हमको सबसे ज़्यादा फायदा मिला। अच्छा ठीक है, ठीक है, कौन सा बैच लेंगे आप? नया बैच कंसेप्ट के साथ लेना चाहेंगे तो महाभारत लेंगे, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो अर्जुन बैच लेंगे, है ना। सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अर्जुन बैच के अंदर है और महाभारत के अंदर थ्योरी प्लस क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो, x² - 6x - 16 बराबर 0, समीकरण के मूल का अंतर क्या होगा, है ना। अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो हमें दोनों का डिफरेंस मांग रहा है। एक काम कीजिए, तो डायरेक्ट ब्रेक हो रहा है आराम से, x² - 6x और -16 बराबर 0 है। कहते हैं बीच वाले को ऐसे दो टुकड़े में ब्रेक करो कि जोड़ने घटाने से -6 और गुणा करने से -16, तो ये हो जाएंगे -8 और +2। ठीक है भाई, घटाने से -6, गुणा करने से -16। स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, साइन चेंज भी करना है। साइन चेंज करोगे तो 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब 8 और -2 है, दोनों का अगर आपको डिफरेंस चाहिए, जाओगे डिफरेंस निकालने तो उल्टा जुड़ जाएगा और 10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो गया। ठीक है, आओ मेरे दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से केवल 4 क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान दीजिए 4 क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये हमें कह रहा है कि दो समान त्रिकोण XYZ और LMN, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये आपस में समान है, सिमिलर है। ठीक है, XYZ का एरिया है 49 और मेरे दोस्त LMN का एरिया है 9। तो आप ही बताइए, जिसकी एरिया ऊपर रखें उसकी संगत भुजा ऊपर रखेंगे। XYZ की एरिया ऊपर रखे हैं तो XYZ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऊपर रखना होगा, और LMN का एरिया नीचे रखे हैं तो LMN का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उसको हमें नीचे रखना होगा।
तो दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। स्क्वायर ट्रांसफर करोगे 7/3 हो जाएगा। एक्स वाई तो हमें नहीं मालूम, लेकिन एल एम हमें मालूम है 9। अब यहाँ से अगर इसे सॉल्व करने जाओगे 3 3 जा 9 होगा। एक्स वाई बराबर होगा 2 7 3 जा 21। 21 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, आफ्टर सिलेक्शन तो आप सभी का इंतज़ार रहता है। सिलेक्शन से पहले भी आते हो तो भी हम आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। चलो आओ इसको देखते हैं। देखिए कहता है कि एक टावर के जड़ से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और टावर के शीर्ष से पहाड़ी के सर का उन्नयन कोण 30 है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा। सवाल यह है कि टावर के जड़ से पहाड़ी, ये देखो मेरे दोस्त, ये है पहाड़ी, ठीक है, ये रहा पहाड़ी और ये रहा आपका टावर, ठीक है। अब हो ये रहा है पहाड़ी के सिर से टावर के जड़ का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। साथ ही साथ टावर के सिर से पहाड़ी के जड़ का जो उन्नयन कोण है वो मेरे दोस्त हमारा 30 डिग्री है। और ये क्या है, तो ये हमारा जमीन है। अब हमें कह रहा है कि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है। लीजिए टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा। बहुत आसान है, कैसे वो देखिए। 60 के लिए लंब कितने, √3, आधार कितने 1। 30 के लिए लंब कितने 1 और आधार कितने √3। अब आप ही बताइए मेरे दोस्त, क्या ऐसा संभव है कि एक ही बेस का मान √3 भी हो जाए 1 भी हो जाए। नहीं, सेम करना होगा। √3 है, इसको √3 बनाना हो तो √3 से गुना करो, इसमें √3 से गुना करोगे तो इसमें भी √3 से गुना करना होगा, ठीक है ना। तो √3 इंटू √3 आपका 3 हो गया। अब आप देखिए एक का मान 50 है तो 3 का मान हो जाएगा 150, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 150 मीटर हो गया। अब देखो आप में से, पहली बात मेरे एक समझो, आप में से जितने भी लोग, पहले मेरी बात सुनिए। अरे कराएंगे, सब कराएंगे, पहले सेट करने दो ना पूरा, उसके बाद एग्जाम का टाइम आएगा तो फिर अलग से भी कराएंगे, काहे घबरा रहे हो। एक बात और सुनो, आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आप में से किसी को दिक्कत होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस मैंने समझा रखा है। हाइट एंड डिस्टेंस बाय अमरजीत सर, एक बार सर्च कीजिएगा, लगभग 4 घंटे की एक वीडियो आएगा इसी चैनल पर, और आप उसे देख लेना। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, एकदम बेसिक आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और एकदम एप्टीट्यूड कैसे उठाते हैं, कैसे बनता है, सारा चीज मैंने उसके अंदर बता रखा है, ठीक है। अब ये देखिए, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाए है, बहुत बढ़िया। इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेमी है। एक शंकु को ठोस, क्या ठोस स्फेयर है मेरे दोस्त, स्फेयर, वो गलती से लिखा गया है गोलार्ध। शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो बताइए इस गोले की त्रिज्या क्या होगा। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मेरे मित्र, अगर ये हमारे पास शंकु है, अगर बेस की त्रिज्या को मैं r मान लेता हूं, तो बेस का एरिया पाई स्क्वायर बराबर 64 पाई होगा। r का मान 8 हो जाएगा क्योंकि ये 64 पाई है, तो लीजिए ये 8 हो गया। अब तिरछी ऊंचाई यहाँ पर 17 है, तो कन्फर्म है कि इसकी ऊंचाई ट्रिपलेट से 15 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। अब इससे मेरे दोस्त कोई अगर एक गोला प्राप्त करना चाहेगा, इसका मतलब है शंकु का जो आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, ये गोले के आयतन के बराबर होगा, और गोला का आयतन क्या है 4/3 पाई r³, ठीक है। बस आप अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, 3 से 3 चला गया, पाई से पाई भी चला गया। अब ये देखिए 64 64 कटेगा मेरे दोस्त, हमारा 4 से हो जाएगा 16, 16 गुने 15, ये हमारा r³ हो गया। 16 15 मेरे दोस्त अगर क्यूब ट्रांसफर करते हैं तो 2 और √30 हो जाएगा, यही आपका r हो जाएगा। तो 2 और क्यूबिक √30 हो जाएगा, 2 क्यूबिक √30। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 क्यूबिक √30। आपकी प्रेरणा हमें हजारों हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। सर और कोई न्यू बैच नहीं आएगा क्या। अरे आप महाभारत बैच ले लीजिए ना, कितना न्यू बैच लाएंगे, महाभारत बैच न्यू बैच ही है, ठीक है। महाभारत बैच और अर्जुन बैच, 2 बैच आपके लिए है, एक है प्रैक्टिस के लिए,
सिर्फ और एक है थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब आज का अंतिम सवाल आपकी सेवा में है। आइए अंतिम सवाल से मुलाकात करते हैं, बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए यह है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, बताइए उसका मान क्या होगा। मेरे दोस्त सबसे बड़ा सवाल यह है, यहाँ देखो कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से, ABC और D। ठीक है, अब जानते हो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है आमने सामने के कोण का योगफल 180 डिग्री, यानी A प्लस C बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से C निकालेंगे ना तो 180 और माइनस A होगा। उसी तरह से B और D जो सामने सामने है ये भी 180 है, और यहाँ से अगर हम B निकालेंगे तो 180 माइनस D हो जाएगा। आप आराम से बैठा लीजिए, आप आराम से बैठाएंगे, कॉस स्क्वायर A को एज इट इज रहने दो, कॉस स्क्वायर B के जगह B का मान रख दो 180 माइनस D। ठीक है, अब यहाँ देख लेना मेरे दोस्त, प्लस में कॉस स्क्वायर C के जगह पर 180 माइनस A कर लो। ठीक है, और प्लस में ये हमारे पास कॉस स्क्वायर, ये मेरे दोस्त D को एज इट इज रहने दो। ठीक है, D को मेरे दोस्त एज इट इज रहने दो। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। अब मेरे दोस्त ये देखो एकदम ध्यान से, अब यहाँ पर आप एक ब्लंडर कर सकते हो। कहोगे क्या ब्लंडर कर सकते हैं? एक्चुअल में कॉस स्क्वायर, ध्यान देना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं ठीक कर देता हूँ, ध्यान दो। देखो मेरे दोस्त ये 180 माइनस थीटा अगर है ना, तो ये आपके पास माइनस कॉस थीटा है, ये बात सही है। लेकिन अगर इस पर स्क्वायर हुआ ना तो फिर इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और वैसी स्थिति में ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका कॉस स्क्वायर A प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर D, और मेरे दोस्त ये आपका प्लस में ही कॉस स्क्वायर A होगा, और ये मेरे दोस्त आपका कॉस स्क्वायर D हो गया। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर A और मेरे दोस्त ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर D। ठीक है, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर D। तो वैसी स्थिति में आपका नन ऑफ दीज का आंसर जाएगा, इनमें से कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये बात सही है। लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर क्या हुआ था मेरे दोस्त, यहाँ भी माइनस था, मतलब जब ये क्वेश्चन आई थी और यहाँ भी माइनस था, दो जगह पर माइनस का साइन था। ठीक है, अब दो जगह पर माइनस का साइन हो जाने के कारण ये भी आपका माइनस हो गया, ये भी आपका माइनस हो गया। ठीक है, और इस स्थिति में मेरे दोस्त अगर करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, रियल क्वेश्चन ये था, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस का साइन दिया जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पहले से यहाँ पे लिखा हुआ था उसका आंसर ऑप्शन नंबर E होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये दोनों जगह पर माइनस का साइन था, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त वैसी स्थिति में इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको 0 बनाने के और भी तरीके हैं। कहोगे वो कैसे? अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि ये चक्रीय आयत नहीं है या चक्रीय वर्ग नहीं है। हम इसे साइक्लिक रेक्टेंगल मान सकते हैं, साइक्लिक स्क्वायर मान सकते हैं। अगर हम इसे साइक्लिक रेक्टेंगल मान लेंगे तो मेरे दोस्त चारों एंगल 90 डिग्री होगा, और जब चारों एंगल 90 होगा कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल को बनाया जा सकता है। तो चलिए मेरे दोस्त आज की सेवा यहीं पर समाप्त हुई। आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे अगला क्लास लेने के लिए प्रेरित करेगा। कमेंट अभी नहीं लिखना है, जब हम क्लास को बंद करेंगे तो आप सभी लोग, आपके लिए मैं 2 घंटे निकाल सकता हूँ, तो आप मेरे लिए 25 सेकेंड 30 सेकेंड तो निकाल ही सकते हैं। बस 25-30 सेकेंड निकाल कर अपना प्यार दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, बाकी आपकी सेवा में हम फिर कल मिलेंगे रात में 10:30 बजे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट।